आप देख रहे हैं जनादेश। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। स्वागत है आपका नाइट बुलेटिन्स में। तो चलिए खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। दिल की बात जुबां पर आ गई, महिला आरक्षण बिल पर क्यों बोले राहुल, बहुत पछतावा है। दिवाली से पहले पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश, कही ये बात। स्वामीनारायण यूनिवर्सिटी कलोल में कैंपस यूनिवर्सिटी में छात्रों को 12 लाख तक का पैकेज ऑफर किया गया। 16 वर्षीय लड़की के लिए गर्भपात की अनुमति। अहमदाबाद की बलात्कार पीड़िता निकोल, जो अब 27 सप्ताह की गर्भवती है, असरवा सिविल अस्पताल में गर्भपात कराएगी। अब समाचार विस्तार से। एक सवाल के जवाब में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महिला आरक्षण बिल पर ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर सब सन्न रह गए। उन्होंने ओबीसी आरक्षण को लेकर कहा कि उन्हें इस बात का 100% पछतावा है। जानिए आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा। महिला आरक्षण बिल संसद के दोनों सदनों के पास हो गया है। इस बिल के समर्थन में लगभग सभी पार्टी ने एक सुर से अपना समर्थन दिया। हालांकि कुछ एक कमियां भी विपक्ष द्वारा इस बिल में बताई गई। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि इस बिल में क्या करेक्शन किए जाने की जरूरत है। साथ ही राहुल गांधी ने यह भी बताया कि उन्हें किस बात का पछतावा है। राहुल ने परिसीमन और जनगणना के खंड को हटाकर महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल लागू करने की मांग की है। दरअसल कांग्रेस उप मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अफसोसजनक है कि विधेयक के भीतर ओबीसी कोटा शामिल नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार को जातीय जनगणना करनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि कुछ दिन पहले संसद के विशेष सत्र की घोषणा की गई थी और बहुत धूमधाम से हम पुरानी संसद से नए सदन भवन में स्थानांतरित हुए, लेकिन हमें इस बात की जानकारी नहीं थी कि सत्र का मुख्य फोकस क्या है। महिला आरक्षण विधेयक बहुत अच्छा है, लेकिन हमें 2 फुटनोट मिले हैं जिनकी जनगणना और परिसीमन उससे पहले किए जाने की जरूरत है। इन दोनों में वर्ष लगेगा। राहुल ने कहा कि आरक्षण आज लागू किया जा सकता है, ये कोई जटिल मामला नहीं है, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करना चाहती। सरकार ने इस देश के सामने पेश किया है, लेकिन इसे अब 10 साल बाद लागू किया जाएगा। कोई नहीं जानता कि इसे लागू भी किया जाएगा या नहीं। ये ध्यान भटकाने वाली रणनीति है। उन्होंने कहा कि उन्हें संसद में एक संस्था और सरकार चलाने वाले कैबिनेट सचिव और सचिव के बारे में बात की है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी के लिए बहुत काम करते हैं तो 90 में से केवल 3 ओबीसी समुदाय से हैं। क्यों? मैंने बजट से एक विश्लेषण किया था। वे ओबीसी, आदिवासी और दलितों का कितना बजट नियंत्रित करते हैं। ओबीसी अधिकारी बजट का 5% ही नियंत्रण करते हैं। एक सवाल में ये पूछे जाने पर क्या उन्हें इस बात का अफसोस है कि 2010 में कांग्रेस ने विधेयक में ओबीसी कोटा शामिल नहीं किया था। राहुल गांधी ने कहा, हाँ, मुझे इसका 100% पछतावा है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वो ओबीसी और उनके गौरव के बारे में बात करते हैं। जब मैंने बात की तो उनकी प्रतिक्रिया दिलचस्प थी। उन्होंने कहा कि लोकसभा में हमारा प्रतिनिधित्व है। क्या ओबीसी की आबादी केवल 5% है? अगर सच है तो मैं स्वीकार कर रहा हूं, और अगर सच नहीं है तो मैं इसका पता लगाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में दिवाली से पहले पटाखों को लेकर अहम आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटाखों में केमिकल के रूप में बेरियम को इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दे सकते। दिवाली से पहले देश भर में पटाखों के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने एक बार फिर दोहराया कि बेरियम को पटाखों में केमिकल के तौर पर इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी जा सकती। पटाखा निर्माता कंपनियों ने कोर्ट से इनकी मांग की थी। इसके साथ ही कोर्ट ने पटाखा निर्माता कंपनियों की उस मांग को भी ठुकरा दिया है जिसमें उन्होंने जॉइंट क्रैकर्स के निर्माण और इस्तेमाल की इजाजत मांगी थी। सरकार ने एक्सपर्ट बॉडी की राय के आधार पर ग्रीन क्रैकर्स के निर्माण और उनकी ही बिक्री सुनिश्चित करने के लिए एक मैकेनिज्म कोर्ट के सामने मंजूरी के लिए रखा था।
CSIR और NEERI जैसे संस्थानों ने कहा था कि पटाखों में बेरियम क्लोराइड की इजाजत दी जा सकती है। आज के देश में दिल्ली में पटाखों पर पूरी तरह बैन पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली सरकार का सभी तरह के पटाखों पर लगाया गया पूरी तरह से बैन जारी रहेगा, यानी कि दिल्ली में ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की भी इजाजत नहीं होगी। हालांकि सुनवाई के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट साफ कर चुका है कि जिन राज्य में सरकार ने पटाखों को पूरी तरह से बैन लगाया है वहां कोर्ट दखल नहीं देगी। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कोर्ट में याचिका दायर करके दिल्ली समेत कई राज्य में पटाखों पर पूरी तरह से लगे बैन को चुनौती दी थी। उनकी याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में साफ कर चुका है कि पटाखों के इस्तेमाल पर उसकी ओर से कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। केवल हानिकारक विस्फोटक वाले पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बैन लगाया गया है। इसके बावजूद दिल्ली समेत कई राज्य में पटाखों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान साफ किया था कि अगर किसी सरकार ने पूरी तरह से पटाखों पर बैन लगाया है तो हम इसमें दखल नहीं देंगे। अगर किसी राज्य सरकार को पटाखों के चलते अपने यहाँ दिक्कत लगती है और वो पूरी तरह से बैन लगाती है तो ऐसा कर सकती है। अगर आप पटाखे छोड़ना ही चाहते हैं तो ऐसे राज्य में जा सकते हैं जहां पटाखों पर बैन नहीं है। जिन राज्य में पटाखों पर पूरी तरह से बैन नहीं है वहां ग्रीन क्रैकर्स का इस्तेमाल हो सकता है। हालांकि इसमें भी कुछ खास कैटेगरी के पटाखों की इजाजत नहीं होगी। दरअसल इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का पुराना आदेश कायम रहेगा। साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उनसे सिर्फ बेरियम जैसे केमिकल वाले पटाखों पर रोक लगाई है। पटाखों पर पूरी तरह से बैन उसकी ओर से नहीं लगाया गया है और 2018 से उसके पुराने आदेश के मुताबिक ग्रीन पटाखे का इस्तेमाल करने का इजाजत है। तेजस्वी यादव ने एक निजी चैनल के प्रयास में गुजरातियों को ठग कहा था। संदर्भ मुद्दे पर गुजरातियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है और उनका अपमान किया गया। ऐसी शिकायत लेकर अहमदाबाद में रहने वाले हरीश मेहता ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ अहमदाबाद मेट्रो कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है। तेजस्वी यादव द्वारा दिए गए साक्षात्कार का मूल वीडियो अदालत की पूछताछ में प्रस्तुत किया गया। साथ ही पूरे गुजरात से करीब 15 गवाहों से पूछताछ की गई, जिन्होंने कहा कि बिहार के उप मुख्यमंत्री के इस बयान से दुनिया भर में गुजरातियों की छवि खराब हुई है। गुजरातियों ने अपने दम पर दुनिया में प्रसिद्धि हासिल की। तेजस्वी यादव के इस बयान से विभिन्न राज्यों के लोगों में नाराजगी पैदा होने की आशंका है। कोर्ट ने जांच पूरी कर तेजस्वी यादव को समन जारी किया है। आज अहमदाबाद मेट्रो कोर्ट में आगे कार्रवाई होनी थी, लेकिन आज याचिकाकर्ता को पता चला कि कोर्ट द्वारा समन जारी होने के बाद तेजस्वी यादव बिहार नहीं पहुंचे। कोर्ट ने आज कहा कि चूंकि यहाँ एक निजी शिकायत है, इसलिए याचिकाकर्ता को समन भेजना होगा। इस मुद्दे पर अब याचिकाकर्ता तेजस्वी यादव को कोर्ट का समन भेजेंगे। इस मसले पर आगे की सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी। शिकायतकर्ता के साथ न्यूज चैनल का फुटेज भी लगाया गया। शिकायत में कहा कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव एक जिम्मेदार व्यक्ति है। कुछ समय पहले उन्होंने मीडिया को बयान दिया था कि जो भी दो ठग है, जो ठग है, ठग को मंजूरी जो है। आज देश की हालत में देखा जाएगा तो सिर्फ गुजराती ही ठग हो सकता है। हो सकता है कि ठग को माफ किया जाएगा। LIC का रुपया, बैंक का रुपया दे दो, फिर वो लोग ले जाएंगे तो कौन जिम्मेदार होगा। अहमदाबाद में रहने वाले हरीश भाई मेहता ने गुजरातियों को ठग कहने पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ अहमदाबाद मेट्रो कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है। मेट्रो कोर्ट में IPC की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का शिकायत दायर की गई है। शिकायतकर्ता अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निरोधक एवं अपराध निवारण परिषद का उप अध्यक्ष है। कहा गया है कि तेजस्वी यादव जानबूझकर गुजरातियों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये बयान 22 मार्च 2023 को दिया था। याचिकाकर्ता ने भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत शिकायत दर्ज की है। याचिकाकर्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री और जिम्मेदार व्यक्ति का इस तरह का बयान देना उचित नहीं है। इसके तहत बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई।
श्री स्वामीनारायण विश्व मंगल गुरुकुल कलोल संचालित स्वामीनारायण विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिक संकाय में एक प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया गया, जिसमें स्वामीनारायण यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में कैंपस इंटरव्यू के जरिए 4 से 12 लाख तक के पैकेज ऑफर किए गए हैं। श्री स्वामीनारायण विश्व मंगल गुरुकुल कलोल संचालित स्वामीनारायण विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिक संकाय में एक प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया गया। कैंपस इंटरव्यू की शुरुआत स्वामीनारायण विश्वविद्यालय के संस्थापक शास्त्री स्वामी प्रेम स्वरूपा दास जी, स्वामी भक्त वत्सल दास जी और स्वामी श्री भक्ति नंदन दास जी की प्रेरणा से की गई थी। इस कैंपस इंटरव्यू में कुल 100 से अधिक इंजीनियरिंग छात्रों ने भाग लिया है। इस कैंपस इंटरव्यू में गुजरात की प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा अंतिम और प्री फाइनल वर्ष के छात्रों के लिए चयन प्रक्रिया की गई। 30 से अधिक छात्रों को नौकरियों की पेशकश की गई। ये प्लेसमेंट मेले में ONGC फोर्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ओपन स्कूल IT, ओसवाल ग्रुप कंपनी, फॉर्च्यून प्लास्टा प्राइवेट लिमिटेड, फोबस मार्शल लिमिटेड, वर्धमान हाउसवेयर प्राइवेट लिमिटेड, फोस्टर गिफ्ट सिटी जैसे प्रतिष्ठित कंपनियों ने भाग लिया। स्वामीनारायण विश्वविद्यालय के आसपास 5000 विभिन्न इंजीनियरिंग विषयों में 200 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियां हैं। इस प्रकार का कैंपस इंटरव्यू संस्थान द्वारा इंजीनियरिंग की प्रत्येक शाखा के लिए आयोजित किया जाता है, ताकि उद्योग की मांग पूरी हो सके और विश्वविद्यालय के छात्र को रोजगार मिले। इसके अलावा स्वामीनारायण विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग विभाग के डीन डॉक्टर विजय कुमार गढ़वी ने कहा कि इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारे छात्रों के 100% प्लेसमेंट के सपने को पूरा करने के लिए कौशल विकास के लिए विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ एक MOU भी किया गया है। गुजरात हाई कोर्ट में जज समीर दवे की अदालत में वकील निस्गर शाह ने 16 साल की नाबालिग की गर्भपात की अर्जी दाखिल की है। नन्ही फिलहाल 27 सप्ताह की गर्भवती है। हालांकि हाई कोर्ट ने नाबालिग को गर्भपात कराने की इजाजत दे दी है। इस मामले में आरोपी के खिलाफ अहमदाबाद के सगीरा स्थित निकोल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायाधीश समीर दवे ने अहमदाबाद असारवा सिविल अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टरों के एक विशेषज्ञ पैनल को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम के अनुसार शारीरिक परीक्षण करने का आदेश दिया और अपनी रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश करने को कहा। अदालत ने निकोल के पुलिस निरीक्षक को नाबालिग को अस्पताल ले जाने और व्यवस्था में मदद कराने का भी आदेश दिया है। सगीरा की मेडिकल जांच के बाद आज दोपहर 1 बजे वकील को इस संबंध में आदेश मिलेगा। उनकी मेडिकल रिपोर्ट हाई कोर्ट के सामने रखी गई, जिस पर विचार करते हुए न्यायाधीश समीर दवे ने आज सिविल अस्पताल असारवा के चिकित्सा अधीक्षक को नाबालिग के गर्भपात के लिए निर्देश दिया। इस संबंध में आदेश वकील को दोपहर 1 बजे तक प्राप्त होगा। इसके बाद नाबालिग के गर्भपात की प्रक्रिया अहमदाबाद असारवा सिविल अस्पताल में की जाएगी। 1 हफ्ते पहले गुजरात हाई कोर्ट ने मेहसाणा की 16 साल की और 3 महीने के नाबालिग को 18 हफ्ते का गर्भपात कराने की इजाजत दी थी। ये मामला सगीरा के भाई ने वकील निधि बारोट के माध्यम से दायर किया था, जो न्यायमूर्ति समीर दवे की अदालत में पेश हुए थे। इस मामले में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी के खिलाफ कड़ी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। इस मुद्दे पर कोर्ट ने वडनगर के GMIRS जनरल अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक को नाबालिग की शारीरिक जांच करने के और 14 सितंबर तक रिपोर्ट सौंपने को कहा। रिपोर्ट से पता चला कि सगीरा को 18 हफ्ते की सामान्य गर्भ अवस्था थी। कोर्ट के निर्देश अनुसार कोर्ट ने गर्भपात की इजाजत दे दी। याचिकाकर्ता ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत गर्भपात की मांग की थी। इसके लिए कादी थाने के पुलिस निरीक्षक को 1 सप्ताह के अंदर गर्भपात कराने का आदेश दिया गया। साथ ही भ्रूण के DNA को आरोपी के खिलाफ मामले में सबूत के तौर पर रखने का आदेश दिया। विशेष रूप से अदालत ने कहा कि इस मामले में नाबालिग का गर्भपात उच्च जोखिम है। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।